In the today's lecture, we will discuss the numericals of the chapter current electricity. So first question से हम start कर रहे हैं. पहला question है the power dissipated in the circuit shown in the figure is 30 watt. The resistance is. देखो यहाँ पे आपको पावर डेसिपेटेड, ये जो आपको सर्किट दिया गया है इसमें आपको जो है वो पावर डेसिपेटेड दी गई है, यानी कि जो पावर है जो कि इस पूरे सर्किट के अंदर डेसिपेट हो रही है वो आपको दी गई है. पी आपको दिया गया है, कितना दिया है? पी 30 वॉट दिया गया है. आपको बोला गया है कि वैल्यू ऑफ आर निकालिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालिए. तो देखते हैं कैसे निकालेंगे. देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा P होता है, पावर होता है, पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट. पावर डेसिपेटेड इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट. अब हम यहाँ पे दो जो रेजिस्टेंस हैं उनके केस में आर इक्विवेलेंट जो है 1 by 1 जो है वो निकालेंगे इस सर्किट से. सो देखो सबसे पहले जो पहले दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे एक आपके पास जो है वो फिगर में आर है और दूसरा जो है वो कितना है? दूसरा 5 ओम है. ठीक है, पहले इन दो को ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 को ले लो. कैसे करेंगे? पावर डेसिपेटेड की बात हो रही है तो आपके दिमाग में सीधे फॉर्मूला आया, पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट. इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. बट अगेन हियर यू हैव दैट आर इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, मीन्स पहले, तभी आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट ऑन कर सकते हो. सो एज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये आर है और ये 5 ओम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, ये एक ऊपर है, सीधे जो है वो दूसरा इसके साथ ही कनेक्ट होता तो ये सीरीज में होता, लेकिन ये पैरेलल में है. ये एक आर है और 5 ओम नीचे है. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अगर हमें निकालना होता है आर इक्विवेलेंट तो हम क्या करते हैं, हम जो है दोनों रेजिस्टेंस का पहले प्रोडक्ट कर देते हैं, फिर डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं. अब हम सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले दो की बात कर रहे हैं हम पहले, यहाँ फर्स्ट उसमें यानी कि इस आर की और इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल के लिए, तो क्या करेंगे? आर दिया गया है हमें ना, यानी कि देखो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ऐसे निकाल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट. बट वैल्यूज को पुट कर देते हैं. R1 कितना है हमारे पास में? आर दिया है यहाँ पे, पहला रेजिस्टेंस देखो आर किया है कनेक्ट तो आर लिख देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय R2 देखोगे कितना दिया है? 5 ओम दिया है तो 5 लिख देंगे. दूसरा यहाँ पे 5 किया है ना कनेक्ट, 5 लिख देंगे. डिवाइडेड बाय R1, पहला जो रेजिस्टेंस था वो क्या था? R था. ठीक है, लिख देंगे R प्लस दूसरा जो है वो क्या था? दूसरा जो है वो 5 था. सिंपल 5 आप यहाँ पे लिख देते हो. फिर ये क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 5 R होता है, लिख लिया 5R, R मल्टीप्लाई बाय 5 R डिवाइडेड बाय R प्लस 5, डिवाइडेड बाय R प्लस 5, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आपके पास में आ चुकी है. ये आ गई R इक्विवेलेंट की वैल्यू. बट आपको जो है यहाँ पे पूरी वैल्यू ऑफ R बोला है निकालने को. तो अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं. देखना अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शंस ले लेते हैं. ऑप्शंस हमें क्या क्या दी गई हैं क्वेश्चन में. नोट द ऑप्शंस. यू हैव गिवन ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज 20 ohm. सेकंड ऑप्शन इज 15 ohm. थर्ड ऑप्शन आपको दी गई है 10 ohm. फोर्थ दी गई है 30 ohm. अब देखना इतना काम आपके पास हो गया है, आर इक्विवेलेंट निकल चुका है. अब देखना जरा, हमने जो है इसको फर्स्ट इक्वेशन जो लिया था, पावर वाली इक्वेशन को हमने लिया था फर्स्ट इक्वेशन. अब वहां पे हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास निकल चुकी है. सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इन इक्वेशन नंबर 1.
ठीक है, ये देखो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकाली है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो आपके पास में देखो क्या आ गया, पावर यानी कि P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी दी है आपको, देखो 10 वोल्ट दिया क्वेश्चन में, जो आपके पास में फिगर दी गई है, सर्किट दिया गया उसमें देखो आपको 10 वोल्ट जो है वो दी गई है। सो आप यहाँ पे 10 लिख दोगे। इक्वेशन नंबर 1 देखो ध्यान से, V स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट था, तो यहाँ पे हमने जो है वो 10 का स्क्वायर जो है लिख दिया, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को भी आप डाल दोगे, कितनी आई है, इट इज 5R डिवाइडेड बाय R प्लस 5, सिंपल वैल्यूज को डाल देंगे। अब देखो हमें जो है वो पावर डेसिपेटेड भी जो है वो दी गई है क्वेश्चन में, लेट्स चेक कितना दिया है, 30 दिया है, 30 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इस P की जगह पे 30 लिख देते हैं, इस P की जगह पे 30 लिख देते हैं क्योंकि ये हमें दी गई है, तो हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया आपका 30 इज इक्वल टू, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। अब ये वाली चीज जो है ये ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई होके ऊपर चली जाएगी, यानी कि R प्लस 5 आपका इधर चला गया है ना, डिवाइडेड बाय क्या है 5R है, देखो कुछ नहीं किया, सिंपल मैथ्स है, ये R प्लस 5 है, ये ऊपर चला गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5R आ गया। अब इसके बाद एक चीज आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या जो है इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो सकती है, यस। सो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15R, 3 5 15 होता है, 15R इज इक्वल टू, अब ये है 10, मतलब ये जीरो से जीरो तो कैंसिल हो गया था, ये 10 है और ब्रैकेट में R प्लस 5 है, सो ये आपका क्या आ जाएगा 10 इंटू R, क्या मतलब हुआ 10R मतलब हुआ, प्लस 10 इंटू 5 50, ठीक है, प्लस 50 कर दिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, देखो अभी तक आपका ये वाली चीज आ गई है, 15R इज इक्वल टू 10R प्लस 50। अब 15R माइनस 10R, ये तो समझते हो ये प्लस का है उस तरफ को, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 10R, ठीक है, इज इक्वल टू 50। सो 15R माइनस 10R कितना हो गया 5R इज इक्वल टू 50। सो R इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, ठीक है, R इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, सो ये आपका आ जाएगा 10, यानी कि R आ जाएगा आपका 10 ओम। यहां से यही हमें निकालना था एक्चुअल में, R की वैल्यू देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, जो कि 10 ओम है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर अभी लेंगे, ताकि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, ठीक है, पावर डेसिपेटेड और रेजिस्टेंस के रिलेशन में, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि ये आपके पास में कोई सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको पावर डेसिपेटेड की वैल्यू जो है वो दे दी गई है, पावर डेसिपेशन की वो आपको दे दी गई है, यहाँ पे भी दी गई है 150 वॉट दी गई है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है देन रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस ही निकालने को आपको यहाँ पे भी बोला गया, देन रेजिस्टेंस आर इज, ठीक है। अब व्हाट यू विल डू हियर, सेम स्टेप जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया
सेम स्टेप्स जो है हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो अगेन यहाँ पे क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपके पास दो रेजिस्टेंस, लास्ट क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंस आपके पास में कनेक्ट जो है वो हुए थे। यहाँ पे एक आपके पास में R था और एक 2 ओम। यहाँ पे वैसे है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, दो रेजिस्टेंस थे, एक R था एक 5 ओम था, है ना। तो अब ये भी पैरेलल में है, तो अगर ये भी पैरेलल में है तो यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय, यानी कि पहले दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम, ये आ जाएगा। अब पावर की बात हो रही है तो पावर का फॉर्मूला फिर से हमारे दिमाग में आना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस की टर्म में क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, जो अभी यूज करा लास्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को पहले आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो आर इक्विवेलेंट जो है वो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे R1 कितना है फिगर में, R है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R1 की जगह पे R लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है फिगर में 2 है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, डिवाइडेड R1 प्लस R2 यानी कि R प्लस 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा आपका R, ठीक है, R1 कितना R है, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 कितना है 2 है, देख लो। सो ये R इक्विवेलेंट हमारे पास में इस तरीके से आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय R प्लस 2 आ गया आपका, ठीक है। अब यानी कि ये वाली चीज जो है आपके पास R इक्विवेलेंट यहां से निकल चुका है, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट आपके पास निकल चुका है। करोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारी, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। इसके अंदर आप पुट कर सकते हो वैल्यू इस R इक्विवेलेंट की, कैसे, देखो सबसे पहले पावर डेसिपेटेड की वैल्यू भी आपको दी गई है 150, कितनी दी है 150। तो देखो P की जगह पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 150, ठीक है, सिंपल P की जगह पे क्या किया 150 लिख लिया है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू देखिए कितनी दी है आपको, 15 वोल्ट दी है। यहाँ पे आप फिगर में चेक करोगे हर एक चीज आपको गिवन है, 15 वोल्ट आपको पास यहाँ पे क्या है पोटेंशियल है। सो वी की जगह पे आप 15 लिख दोगे यहाँ पे। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एज आपने अभी निकाली, उसको भी आप यहाँ पे लिख लोगे, कितनी आपने निकाली है, दैट इज आर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2, ठीक। और देखो ये r इंटू 2 का मतलब आप क्या समझ सकते हो, 2r, तो क्या आप यहाँ लिखते हो, यस 2r आप यहाँ पे लिख लो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से चेक करना, ये आपके पास 150 तो एज इट इज है, एज इट इज आप इसको लिख लोगे, ठीक है। 15 का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 50, ठीक है। अब अगेन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, ये नीचे है, ठीक है, सिंपल मैथ्स, r प्लस 2 नीचे है तो ये ऊपर जो है वो चला जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया आपका, यानी कि ये जो r प्लस 2 है आपका, r प्लस 2 जो है ये ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2r, तो एज इट इज है, डिवाइडेड बाय 2r आपका एज इट इज है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ, ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है कि आंसर 2 ओम आएगा, ऑप्शन है 6 ओम आएगा, एंड थर्ड ऑप्शन इज 5 ओम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट विल बी 4 ओम। अब देखेंगे ये आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसको कैंसिल करके 10 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी कि ये आपके पास आ चुका है यहाँ पे, देखो ये आ गया आपका यहाँ पे, देखो ये जो 10 है ना, फिर ये इस 2r के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, सो 10 इंटू 2 20, सो ये क्या आ गया 20r आ गया, इज इक्वल टू आगे देखो क्या बच गया, आगे बच गया आपका 15 में r ब्रैकेट में r प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट में r प्लस 2, इतना आपके पास में ये बच गया है यहाँ पे। सो
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखो, यानी कि ये आपके पास में आ गया है 20 इक्वल टू, अब देखो ये जो है 15 है और ब्रैकेट के अंदर है r+2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में भी हो रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और ये इसके साथ भी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15r, 15 टू ज़ा कितना होता है 30, 15r+30 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिएगा यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20 माइनस सिंपल मैथ्स, उस तरफ ये प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो गया। ये -15r इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब 20r माइनस 15r कितना होता है 5r, 5r इज इक्वल टू 30, ठीक है। r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 30 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आ जाएगा आपका 6 5 30, इट विल बी r इज इक्वल टू 2। स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही था, सेम टू सेम। तो आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन जो कि है 2 ओम। दिस इज योर आंसर है। लेट्स चेक। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता हो, क्वेश्चन का फॉर्मूले पता हो, किस तरीके से यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हो, देन यू कैन इजीली सॉल्व इन ए वेरी लेस टाइम। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एक स्टेप जो है वो बता दिया कि ऐसे ऐसे है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हो, और इवन 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हो अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी था। आर इक्विवेलेंट हमें निकालना होता है, पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला डालना होता है, आर हमें फिर निकाल देना होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको पावर डेसिपेटेड जो है वो दिया गया होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने को बोल दिया गया हो, याद रखना सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। और अगर देखो ये वाली चीज जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड नहीं होता, ये सीरीज में होता, यानी कि ऐसे होता है कि एक आर जो है वो यहाँ पे जुड़ा होता, जो है वो 2 ओम यहाँ पे आगे जुड़ गया होता सीधा। तो वो सिर्फ कॉम्बिनेशन के केस में भी हमें पता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1+R2। तो उस केस में अगर ऐसे होता कि आर है और आर के सीधे आगे जो है वो 2 ओम वाला यहाँ पे जुड़ गया होता, तो तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से आर इक्विवेलेंट निकालते, यानी कि R1+R2, और बाकी पैटर्न आपका वही रहना था। बस अगर आप पैरेलल में करते हो, पैरेलल में अगर आर इक्विवेलेंट निकालते हो, तब आपको बस ये याद रखना है कि दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम, सिंपल। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। सो नेक्स्ट वन इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड, यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला होता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए आपको जो है वो बोल दिया गया है कि जो पहला जो टेम्परेचर है वो जो है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आपको जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो दिया है 50 ओम, ठीक है। ये चीज आपको दी गई है क्वेश्चन में, और आपको बोला गया है कि अगर 125 ओम हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस 125 ओम हो जाता है, देन टेम्परेचर कितना होगा, ये पूछा है। देन फिर से सुन लो क्या बोला है। आपको बोला गया है, गिवन क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर 100 सेल्सियस टेम्परेचर है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेजिस्टेंस बोल दिया गया है कि 50, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया है कि अगर रेजिस्टेंस 125 ओम हो जाता है, देन एट दैट केस टेम्परेचर कितना होगा। और इसके लिए जो है वो आपको एक डाटा दिया गया है, वो आपको दिया गया है गिवन ऑल्सो यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं।
टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो चाहे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको दिया गया है यहाँ पे 005 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि अल्फा यूनिट्स होती हैं, दे आर इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। ठीक है, और अल्फा को लेंगे तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रेज टू पावर -1 कर रहे हैं, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, दे आर इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस इनवर्स ले रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया गया है, तो आपको ये खुद पता होना चाहिए कि ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ये अल्फा होता है। ठीक है, ये अल्फा होता है। सो अब यहाँ पे देखिए, आपको जो है वो नया टेम्परेचर निकालने को बोल दिया गया है 125 ओम के ऊपर। ऑप्शंस आपको दी गई हैं यहाँ पे कि जो न्यू टेम्परेचर होगा वो 300 डिग्री सेल्सियस होगा। बी ऑप्शन है 700 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 200 डिग्री सेल्सियस एंड योर डी ऑप्शन इज 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, एक तो बात यहाँ पे टेम्परेचर की हो रही है, एक तो रेजिस्टेंस की हो रही है। मान रहे हो बात, एक तो टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक टेम्परेचर दिया गया है और उसके ऊपर, उस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी दे दिया गया है। लेकिन फिर एक अदर इन्होंने रेजिस्टेंस दे दिया और उस पे बोला कि टेम्परेचर निकालिए, उस पे बोल दिया है कि टेम्परेचर निकालिए। सो हाउ यू विल डू, लेट से कि जो हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास T1 है, जो 100 डिग्री से है ना, वो आप मान लीजिए कि ये आपका T1 है और आपको निकालना है T2। ऐसे मान सकते हो ना, आपको T2 निकालना है। तो मान लीजिए जो आपको T2 निकालना है वो आपको T डिग्री सेल्सियस निकालना है। मतलब जो T2 निकालना है उसको मान लो कि वो T डिग्री सेल्सियस है। जो आपको T2 निकालना है उसको हम मान रहे हैं कि वो क्या है, T डिग्री सेल्सियस है। सो अब हमारा काम हो जाएगा इजी। देखो, जो हमारे पास रिलेशन होता था टेम्परेचर ये जो आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे एक रिलेशन होता था R इज इक्वल टू R0। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, विद इन ब्रैकेट 1 डेल्टा T। ठीक है, ये रिलेशन आपको कब यूज करना है, ध्यान से देख लो। ये रिलेशन आपको तब यूज करना है अगर आपके गिवन क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंस की बात हुई हो, दो टेम्परेचर की बात हुई होगी, प्लस आपके गिवन क्वेश्चन में अल्फा की बात हो रही होगी। यानी कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, अगर उसकी बात हो रही होगी, ओनली देन यू विल यूज दिस रिलेशन। इफ इन योर क्वेश्चन दो रेजिस्टेंस की बात हो रही होगी, ठीक है, और आपके क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात हो रही होगी, यानी कि अल्फा की बात हो रही होगी, और साथ ही साथ दो टेम्परेचर की अगर बात कर दी गई होगी, एट दैट केस यू विल यूज दिस रिलेशन। क्योंकि ये तो दिख ही रहा है रिलेशन के अंदर इजीली। ठीक है, ये तो आप इजीली देख ही रहे हो रिलेशन के अंदर कि आपको जो है यहाँ पे इस फॉर्मूला में अल्फा जो है वो लिखा गया है। सो यानी कि अगर इसमें अल्फा लिखा है तो ऑब्वियसली ये तो आप समझ जाओगे कि जहां पे अल्फा दिया गया होगा वहां पे यूज करना है, और जहां पे दो टेम्परेचर की बात हो रही है वहां पे यूज करना है। सो अब देखना जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, जो R0 होता है आपका, वो होता है कि जो कि इनिशियल वाला जो आपका रेजिस्टेंस है ना। R0 क्या हो गया यहाँ पे, जो इनिशियल वाला, यानी कि जो आपको दिया गया है रेजिस्टेंस। ठीक है, जो आपको गिवन रेजिस्टेंस है ना, इनिशियल वाला नॉट, वहां पे आप जो है यहाँ पे डालोगे। जैसे वेलोसिटी में भी हम यही तो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को V0 से बता देते हैं, इस टाइप से। सो वैसे ही यहाँ पे R0 जो कि आपको गिवन है, इनिशियल वाला जो रेजिस्टेंस, और R है जो कि आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस। तो देखो, नया रेजिस्टेंस जो है, जो कि आपको दिया गया है या निकालना हो, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में देखो कि आपको दो टेम्परेचर दे दिए गए होते, है ना, और एक आपको रेजिस्टेंस दिया होता,
और एक आपको निकालना होता। अब हर तरफ से समझ लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ये हो सकता था कि आपको जो है 2 टेम्परेचर दे दिए गए होते और एक की रेजिस्टेंस दिया होता और एक आपको निकालना होता, तो तब आप कर सकते थे ना इसका यूज। आप यहाँ पे आर निकाल सकते थे इसका यूज करके। लेकिन इस गिवन क्वेश्चन में आपको 2 रेजिस्टेंस पहले ही दे दिए गए हैं, यानी कि आर नॉट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि इनिशियल वाला है आपका, है ना। इनिशियल वाला ध्यान से देखना, इनिशियल वाला जो है वो कितना दिया गया है आपको, 50 ओम। ठीक है, बाद में जिसकी बात हो रही है ना, यानी कि वो न्यू है, बस ये समझो। क्वेश्चन में जिसकी बात जो है वो बाद में हो रही होगी, यानी कि वो न्यू है। तो आपके पास जो है वो नया वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी दे दिया गया है, 125 ओम दिया हुआ है, यानी कि आर भी आपको दे दिया गया है 125। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि कौन सा पहले वाला है कौन सा बाद वाला है। सिंपल चीज देखो ध्यान से कि यहाँ पे आपके पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू जैसे अगर इन्होंने दे दी कि हाँ जी 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उस टेम्परेचर के ऊपर अगर इन्होंने रेजिस्टेंस दे दिया, यानी कि वो जो रेजिस्टेंस है वो इनिशियल वाला है, जो पुराना वाला जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब एक वैल्यू जो है वो आर नॉट होगी। अब दूसरे रेजिस्टेंस की बात इन्होंने यहाँ पे कर दी, 125 ओम रेजिस्टेंस की इन्होंने बात कर ली। उस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको टेम्परेचर निकालना है, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर एट दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये वाला मतलब क्या हुआ, आर हुआ, ये वाला आर हुआ न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो, सिंपल फॉर्मूला आपको पता लग गया। फॉर्मूला ये अच्छे से याद होना चाहिए आपको, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, आर की वैल्यू देखिए आपको कितनी दी गई है, 125 दी है, तो पुट कर देंगे आप 125। एक एक स्टेप ध्यान से देखना, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो तो आपके गलत ना हो। सो 125 दी गई है। अब देखिए जो आपको पहले वाला जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया है, 50 ओम दिया है, तो आप यहाँ पे 50 लिख लोगे। ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 1 प्लस 1 प्लस, अब देखना अल्फा आपके पास में कितना दिया गया है, अल्फा कितना है 0.005 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो अल्फा भी डाल लोगे यहाँ पे। डेल्टा टी का मतलब समझते हो, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे बताते हैं हम, T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर ऐसे ही तो बताते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, है ना। सो यहाँ पे देखो जो फाइनल टेम्परेचर है आपके पास में, जैसे हमने बोला था कि हमें जो है वो क्या निकालना है, यहाँ पे T2 निकालना है, तो T2 को हम मान के चले कि लेफ्ट से वो हमारा T है, T2 को हम मान के चलना तो पड़ेगा हमें कुछ, कि मान लीजिए वो T है जो हमें निकालना है। पहले वाला जो हमें दिया है T1 मान लो वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। सो क्या करोगे अब आप यहाँ पे, T2 आपको निकालना है और T2 हम क्या मान के चले थे कि वो T है, तो यहाँ पे आप T लिख लोगे, माइनस T1 आपको देखिए कितना दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। सो आप यहाँ पे माइनस 100 लिख लोगे। ठीक है, दिया है। अब पुट करो इस इक्वेशन में वैल्यूज को, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखोगे आप, T2 माइनस T1 यानी कि T माइनस 100 जो अभी आए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद आगे आप आ जाइए। ठीक है, अब देखो 125, इसको ऐसे कर सकते हैं 125 डिवाइडेड बाय 50 सॉल्व करने के लिए इज इक्वल टू 1 प्लस 0.005 T माइनस 100, ऐसे कर सकते हैं। सो ये आपका क्या आ जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 50, 125 डिवाइडेड बाई 50, ये आएगा आपका 2.5। ठीक है, 2.5 देख लेना करके, 2.5 ही आएगा। फिर उसके बाद इज इक्वल टू आगे जो है वो क्या है, इज इक्वल टू आगे क्या था हमारे पास, 1 प्लस 0.005 था। ठीक है, सो ये आपके पास में हम लिख लेंगे यहाँ पे 2.5 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 50 किया 2.5 आएगा, इज इक्वल टू आगे हमारे पास क्या है
1 है ना, लिख लो 1 प्लस क्या है 0.005 है, लिख लिया ये। विद इन ब्रैकेट क्या है t-100 है, ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद 2.5 -1 कर सकते हैं, इज इक्वल टू कि उस तरफ को है, ये प्लस में है, इस तरफ को आएगा माइनस में हो जाएगा। सो ये क्या आ गया 0.005 t-100। सो 2.5 -1 कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू एज इट इज 0.005 t-100 सो ये क्या आ जाएगा यहां से, इट विल कम्स आउट टू बी योर, अब देखो ये 1.5 ये इज इक्वल टू के आगे अपॉन में कर देते हैं इसको, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.005, ठीक है, ये बात क्लियर है, इज इक्वल टू आगे क्या है t-100, आगे क्या है t-100 है। अब 1.5 डिवाइडेड बाय 0.005 अगर आप करोगे तो ये आप करके देख लेना बाद में, ये आपका आएगा 300, ये तो देख के भी पता लग रहा है 3 5 50, 300 इज इक्वल टू t-100, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है, t-100। अब देखो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे 300 ही आएगा, 3 5 15, ये 0 है। अब देखो आगे, यहां से आपको टी निकालना था, क्या बोला है आपको निकालने क्वेश्चन में टेम्परेचर, और वो जो हमें T2 निकालना था टेम्परेचर, हम उसको क्या मान के चले कि वो T है, यानी कि हमें यहाँ पे T निकालना था टेम्परेचर। सो ये क्या आ जाएगा T इज इक्वल टू, अब देखना जरा ध्यान से स्टेप्स को, इज इक्वल टू के इस तरफ -100 है तो माइनस ही रहेगा, है ना। अब 300 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, लेकिन राइट हैंड साइड में जाके माइनस का आ जाएगा, तो -300 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा 400 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो देखो जिस चीज की, कितना इंटरेस्टिंग है सारा क्वेश्चन, जिस चीज को हम देख रहे थे कि हमें T2 निकालना है, T2 हम मान के चले कि वो जो है T है, ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, और बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूलाज में आपको पुट करना है, ठीक है, और आपका देखिए आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब देखो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए सारे कि हाँ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो अब मैंने ये आपको बिल्कुल ब्रेक करके तोड़ के सारे स्टेप्स बता दिए सिंपल कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। अब आपके क्वेश्चंस एग्जाम में जल्दी सॉल्व हो जाए इसके लिए आपको प्रैक्टिस अब खुद ही करना पड़ेगी, ठीक है। अब मेरा काम है आपको बताना स्टेप्स कि हाँ ये फॉलो हुआ पूरा सॉल्व करके, बट स्पीड को मेंटेन करना, अपनी स्पीड को मेंटेन करना ताकि सॉल्व करने के लिए कम से कम टाइम लगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि क्लास आपने अटेंड करी और आपने देख लिया कि हाँ ये स्टेप्स हैं, नो, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगी क्वेश्चंस की, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगाना पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और आपको कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी ताकि आपके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। अब स्पीड मेंटेन करना इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। सो फॉर्मूला देखो जो हमने यहाँ पे देखा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब रेजिस्टेंस की बात होगी, ठीक है, दो रेजिस्टेंस की बात हो रही होगी क्वेश्चन में और टेम्परेचर की बात की गई होगी। अब ये चीजें भी आपको खुद समझनी है कि इस क्वेश्चन, अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अब ये चीजें भी आपको खुद ही समझना पड़ेगी कि इस फॉर्मूले की और क्या क्या यूटिलिटी हो सकती है। कोई भी फॉर्मूला अगर आप देखो तो उसमें से आप ये चीज जरूर समझो कि इस फॉर्मूले की और क्या क्या यूटिलिटी हो सकती है। जैसे नो डाउट कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर निकालने को बोला गया था, ठीक है, तो आपने निकाल लिया टेम्परेचर, बट आपको इस फॉर्मूले की यूटिलिटी देखनी है कि, और देखो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कई बार कि आपको जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आपको दे दिया जाए,
ठीक है, और आर नॉट आपको निकालने को बोल दिया जाए, दो टेम्परेचर आपको दे दिए गए, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, तो उसके हिसाब से सोचना है कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों रेजिस्टेंस दे दिए गए होते और T1 और T2 की वैल्यू दे दी गई होती, तब आप पुट कर देते डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, है ना, और आपको अल्फा निकालने को बोला गया होता है, ऐसा भी तो हो सकता था। तो अब फॉर्मूलेस की क्या क्या यूटिलिटी हो सकती है, मतलब क्या क्या वैल्यूज, कोई भी फॉर्मूला है उससे क्या क्या जो है वो निकालने को बोला जा सकता है, ये सारी चीजें अब आपको खुद चेक करना पड़ेगी जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। मतलब सबसे बेस्ट तरीका आपका यही रहेगा कि कोई भी फॉर्मूला जब भी आप देखो, फिजिक्स में यही होता है, आप कोई भी फॉर्मूला उठा रहे हो तो आप उस फॉर्मूले से रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में कैसे कैसे घुमाया जा सकता है। और अगर आप क्वेश्चंस के गो थ्रू अगर हुए होंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे फिर, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। तो यही फायदा होता है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आप मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाओगे। जब आप मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाओगे, देन एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो देखो आपकी प्रैक्टिस तो पहले, आपका हाथ पहले ही बना होगा कि शॉर्ट में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो यही फायदा है, आपको मैक्सिमम फिजिक्स में यही करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आता है, दैट इज एन electric bulb an electric bulb is marked 100 watt 230 volt if the supply voltage drops to 115 volt, what is the total energy produced by the bulb in 10 मिनट। ये क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शंस आपके पास में है। ए ऑप्शन है 30 किलो जूल, बी ऑप्शन है 20 किलो जूल, सी ऑप्शन इज योर 15 किलो जूल एंड डी ऑप्शन इज अवर 10 किलो जूल। अब देखना जरा, अब जब भी आप क्लास में पढ़ो तो आपको मेन चीजों की तरफ यही फोकस करना है कि आप मैक्सिमम अंडरस्टैंड कर लो क्लास के अंदर कि हाँ इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस का यूज कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को और कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज की तरफ आपको ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात यहाँ पे हो रही है गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको बोला है कि इज मार्क्ड 100 वॉट। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, आपको पता है ना कि वॉट जो है वो पावर की यूनिट होती है, यू नो वेरी वेल कि वॉट जो है वो पावर की यूनिट होती है, यानी कि ये आपको पावर दी गई है, गिवन आपको दिया है पावर, कितना दिया है 100 वॉट दिया गया है। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे आगे आपको बोला गया था 250 वोल्ट। आपको पता है ना ये जो वोल्ट होती है ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, यानी कि V आपको दिया गया है 230 वोल्ट। ठीक है, आपको बोल दिया गया अगर जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर जाती है टू 115 वोल्ट, ठीक है, मतलब यानी कि वो 115 हो जाती है, पहले वो 230 थी फिर वो हो जाती है 115, देन टोटल एनर्जी प्रोड्यूस आपको निकालनी है। ठीक है, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस यू हैव टू फाइंड आउट। देखिए, अब अगर आपको टोटल एनर्जी प्रोड्यूस निकालनी होती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो था उसी से ही ये फॉर्मूला आता है आपका।
टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड टोटल। सो ये फॉर्मूला होता है V² T डिवाइडेड बाय R। क्या होता है? V² T डिवाइडेड बाय R होता है। सो अब देखना यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो V तो चलो आप डाल लोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में ध्यान से समझना बात क्या बोली है। आपको बोला है कि वोल्टेज ड्रॉप्स टू 115, मतलब अगर वोल्टेज जो है 115 हो जाती है तब बोला है आपको टोटल एनर्जी निकालने को। तो अब देखो इस फॉर्मूले में आप टोटल एनर्जी निकालोगे तो V की वैल्यू नो डाउट आप 115 डाल दोगे, ठीक है। R की वैल्यू नो डाउट आप 10 मिनट डाल दोगे, बट R कहाँ से लाएं अब हम, तो R निकालना इज अवर मेन थिंग फर्स्टली, ठीक है। तो अब R जब आपको निकालना है तो जरा सोचना क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। देखो हमने अभी अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। P इज इक्वल टू होता है V² अपॉन R, यही होता है P इज इक्वल टू V² अपॉन R। यहां से मान लीजिए मेरे को R निकालना है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब मेरे को निकालना है, तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकती हूँ। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, V² बाय P, देखो यही आएगा V² बाय P। अब देखो पहले देखिए क्या बोला गया था कि बल्ब इज मार्क्ड, याद रखना वोल्टेज की वैल्यू आप कहीं ये मत डाल देना 115 वाली पहले रेजिस्टेंस निकालने के लिए, नो, क्योंकि पहले देखो आपको क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब की पहले वाली बात पूरी बोली की है कि इतनी पावर है, 100 वॉट है और 250 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल है, ठीक है, 250 वोल्ट पोटेंशियल है। तो यानी कि आप यहाँ पे V की वैल्यू को क्या डालोगे, जितना वो पहले आपको दिया गया है 230 दिया है ना, तो डाल दोगे 230 मल्टीप्लाई बाय 230 डिवाइडेड बाय P। पावर देखिए कितनी दी गई है आपको, 100 दी गई है, ठीक है, 100 दी गई है। आप सॉल्व करके देखिएगा बाद में, जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे देन आपका ये आंसर आ जाएगा 529 ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस निकल गया। अब देखना इस चीज को अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमने वोल्टेज की वैल्यू 115 वाली यहाँ पे क्यों यूज नहीं की, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि बल्ब इज मार्क्ड, कि बल्ब के केस में इतना है, पहले 100 वॉट है ना और 230 वोल्ट है पोटेंशियल, फिर बाद में बोली ये बात तो कि सप्लाई वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो गई 115, उस केस में एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें तो आपको 115 वाली वैल्यू डालना पड़ेगी, लेकिन रेजिस्टेंस आपको किन वैल्यूज को यूज करके निकालना था, रेजिस्टेंस आपको उन वैल्यूज को यूज करके डालना है जिनके ऊपर आपको पहले बोला गया है कि बल्ब इज मार्क्ड एट दिस, यानी कि बल्ब इज मार्क्ड एट दिस पावर and this potential, and by the use of this you can find out the resistance here। so इसीलिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लिया है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ अब हमें जब एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला पता है V² T अपॉन R, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको 115 वाली वैल्यू डालना पड़ेगी, क्योंकि तभी आपको टोटल एनर्जी निकालने को बोला है। अगर वोल्टेज इतनी ड्रॉप कर जाती है तो आप यहाँ पे 115 डाल दोगे, ठीक है। 115 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 115 इंटू 115 मल्टीप्लाई बाय T। देखिए टाइम आपको 10 मिनट दिया गया है, जब भी आपको मिनट में दिया गया हो आपको पता है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 60 आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय R। देखो R तो आपने निकाल लिया अभी, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, मतलब ये जो दो वैल्यूज आपको पहले ही दी गई हैं 100 वॉट और 250 वोल्ट, इनका यूज करते हुए आपने R तो निकाल ही लिया है पहले ही। कितना निकाला है, 529 निकाला है, 529 निकाला है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आंसर आएगा, आप बाद में सॉल्व करके देखना आराम से, तो ये आएगा आपका 15,000 जूल, 15,000 जूल, बट आपको किलो जूल में आंसर बोला गया है, सो किलो जूल में ये आ जाएगा आपका 15 किलो जूल। सो इस तरीके से ये हमने आज न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जो जो कैलकुलेशंस हमारी रहती है उन कैलकुलेशंस को ट्राई करना है अच्छे से।